कारक की परिभाषा से पाठ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा किसी भी चीज की जानना बहुत आवश्यक होता है। तो परिभाषा कहती है कारक की संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? आंसर होगा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। रवि ने खाना खाया, ये जो ने है बेटा यह कारक चिन्ह है। यह क्रिया के साथ संबंध दर्शा रहा है। किसका? संज्ञा। रवि संज्ञा है ना। दूसरा, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। चिड़िया उड़ रही है एक सिंपल अर्थ होगा, लेकिन इसमें में लगने से हमको क्रिया का जो संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध है वह दर्शा रहा है कि उड़ने की क्रिया कहाँ हो रही है? आकाश में। तो इस प्रकार से कारक के विषय में कुछ और जानते हैं। कारक को विभक्ति चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है। कारक को किस माध्यम से दर्शाया जाता है बेटा? विभक्ति चिन्ह से। और ये जो ने और इसमें में है ये विभक्ति चिन्ह है कारक के। और देखते हैं कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं? 8 भेद। तो अभी हमने 3 बातें सीखी। पहला क्या? कारक की परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। और कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक को विभक्ति चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसे परसर्ग भी कहते हैं। आप भूलिएगा नहीं। अगर आपको कहे कि इसमें परसर्ग छांटिए, वाक्य दे दे और कहे कि इसमें से परसर्ग अलग करिए, यानी कारक विभक्ति चिन्ह अलग करिए, तो आप घबराएंगे नहीं। कारक को विभक्ति चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है। अभी हम देखेंगे इसको। और उसे परसर्ग भी कहते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं? टोटल 8। क्लियर? अब इन्हीं 8 भेदों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। फिर भी ये लक्षण जो हमने लिखा है बेटा आपको, क्या आपकी मदद करेगा कि हम कैसे पहचानेंगे इनको। अभी हम जब कारक की परिभाषा, कारक के भेद जाने, तो कारक के जो 8 भेद होते हैं बेटा, कितने? 8। उनको सबसे पहले हम जानते हैं। कौन 8 भेद होते हैं? उसके बाद फिर विभक्ति चिन्ह जानेंगे उनके, और उसके बाद इनको किस आधार पर हम पहचानेंगे, उनका क्या लक्षण होता है जिससे हम यह पहचान पाए कि ये कारक है। तो इनसे संबंधित जो लक्षण दिए गए हैं बहुत ही काम की चीज है बेटा। आपको ये लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। इस लक्षण को जब जान लेंगे तो आपको कारक पहचानने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आएगी, किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल हो। ठीक, अभी सबसे पहले कारक भेद का पहला जो पॉइंट बेटा, कारक के भेद में पहला है कर्ता कारक। नंबर 1 कर्ता कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है बेटा ने और शून्य। शून्य हमने इसलिए लिखा है बेटा क्यों? क्योंकि कभी कभी ने विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक के साथ दिखती है और कभी कभी नहीं दिखती है। जब नहीं दिखती इसलिए उसको हमने शून्य लिखा है। दूसरा देखते हैं कर्म। दूसरा देखते हैं कर्म कारक। कारक का दूसरा जो भेद होता है तो उसे कहते हैं कर्म कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है को, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को और शून्य। इसका मतलब ये भी है कि इसमें भी कर्ता कारक की तरह कभी कभी विभक्ति दिखती है और कभी कभी विभक्ति नहीं दिखती। इसके एग्जाम्पल आपके बहुतेरे के रूप में है। कुछ एग्जाम्पल हम आपको समझा देंगे। तीसरा भेद आता है कारक का करण। तीसरा भेद क्या है? करण कारक। करण कारक की विभक्ति चिन्ह होती है बेटा से और के द्वारा। 2 विभक्ति चिन्ह होता है इसका। करण कारक की 2 विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा, याद रखेंगे। चौथे नंबर पे आता है संप्रदान कारक। कौन? संप्रदान। संप्रदान कारक की विभक्ति भी 2 होती है, को और के लिए। को और के लिए। 5वें नंबर पे आता है अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति ओनली 1 से, और से जब भी
ठीक, इसमें चर्चा करेंगे। अभी से यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। छठे नंबर पे कारक का भेद होता है संबंध कारक। संबंध कारक यानी का, की, के, रा, री, रे। यह कारक जब भी आएगा संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के बीच में आपस में संबंध दर्शाता है। सातवां आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में और पर, इसको ध्यान से देखते रहेंगे। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है बेटा हे, अरे, अहो। और ध्यान रखिएगा संबोधन कारक में ये जो संबोधन का चिन्ह होता है यह जुड़ा रहता है। तो आठवां जो भेद होता है कारक का उसे कहते हैं संबोधन। क्या कहते हैं? संबोधन। ये बातें क्लियर हुई। अब इनके लक्षण को हम देखते हैं बारी बारी से, वन बाय वन समझते हैं कि कर्ता का क्या लक्षण होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह कर्ता है। सबसे पहले आइए लक्षण चर्चा करते हैं। कर्ता कारक का लक्षण है पहचानने का, यानी क्रिया करने वाला। कर्ता कौन होता है बेटा? क्रिया को करने वाला। क्या होगा हमारा कर्ता कारक? उसकी विभक्ति चिन्ह ने और शून्य। दूसरा होता है कर्म। कर्म कारक। कर्म कारक की पहचान या लक्षण क्या है? जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी क्रिया का मूल बेस, क्रिया होने के बाद वो किस पर प्रभावित होता है, किसको प्रभावित करता है, उसको हम कहते हैं कर्म। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह है ओ और शून्य। तीसरा करण। जिस साधन से क्रिया की जाए। करण क्या कहता है? कर्ण को पहचानने का आसान तरीका, कर्ण का मतलब ये होता, कर्ण का मतलब होता है साधन का, क्रिया करने का साधन, यानी जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण। अब देखिए इसकी विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। विभक्ति चिन्ह क्या है? से और के द्वारा। चौथे नंबर पर आता है संप्रदान। संप्रदान कारक का लक्षण जानते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसके लिए कुछ देने का भाव हो, जिसके लिए कुछ क्रिया की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। उसकी विभक्ति चिन्ह होती है को और के लिए। क्लियर? अगला देखते हैं अपादान कारक की पहचान या लक्षण क्या है? जहां पृथक होने का भाव हो। पृथक मतलब अलग अलग, एक वस्तु या व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति या वस्तु अलग होता हुआ नजर आएगा, वहां अपादान कारक होता है बेटा। इसका विभक्ति चिन्ह है से। छठे नंबर पर चर्चा करते हैं संबंध कारक। संबंध कारक का लक्षण है जिससे संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात हो, यानी ऐसा कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, जिससे क्या होता है? इनके लगने से संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात होता है। क्लियर? अधिकरण कारक देखते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति है में पर। इसकी पहचान कैसे करते हैं? इसके लक्षण क्या हैं? क्रिया करने या होने का आधार या स्थान भी कह सकते हैं। क्रिया किस बेस पर हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, क्रिया का आधार क्या है, अधिकरण उसे कहते हैं। आठवां देखते हैं संबोधन। संबोधन का लक्षण क्या होता है बेटा? जिससे संबोधित किया जाए, यानी ऐसा चिन्ह जिससे क्या लगता हो? संबोधित करने का पद हो। हे, अरे, अहो आदि का हम प्रयोग करते हैं, ये संबोधन के चिन्ह होते हैं। यह विभक्ति चिन्ह क्लियर हुए आपको? कारक के 8 भेद क्लियर हुए और इनके 1 से 8 तक लक्षण क्लियर। अब इनको हम एक एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्पष्ट कर देंगे कि कर्ता कारक में और कर्ता से लेकर संबोधन तक आदि विभक्तियों को लगा करके हम आपको उदाहरण भी दिखाते हैं। ये जितने कारक हैं हमने सबके एक एक एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पर जहाँ शून्य कर्ता कारक में आया है और कर्म कारक में भी शून्य आया है, तो कोशिश किया है हमने आपको 2 एग्जाम्पल दे ताकि आपको ये क्लियर हो कि ने और शून्य कैसे पहचानेंगे। हमने कह तो दिया कभी कभी कारक चिन्ह लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, तो आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लें। सबसे पहले हम कर्ता कारक का एग्जाम्पल लेते हैं। रवि ने खाना खाया। ध्यान रखिए यहाँ पे ने कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह आ रही है, आपको दिख रहा है, यानी हमको जैसे ही
करने वाला दिखेगा तो कभी कभी उसकी विभक्ति चिन्ह दिखेगी ने और कभी कभी नहीं दिखेगी, तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है। कर्ता कारक की पहचान क्या है बेटा? कि क्रिया को करने वाला। लक्षण में भी यही बात लिखे थे हम आपको। अब देखिए कभी कभी होता है कि शून्य यानी वह विभक्ति चिन्ह नहीं दिखेगी फिर भी वह क्रिया को करने वाला कर्ता ही होता है। जैसे यहाँ देखिए सुनीता आ रही है, आने की क्रिया कौन कर रहा है? यहाँ आना क्रिया हो रही है ना, और आने की क्रिया कौन कर रहा है? सुनीता। सुनीता आ रही है। क्लियर? अभी इसमें कुछ हम और जोड़ दें, सुनीता बस से आ रही है, साइकिल से आ रही है, दौड़ कर आ रही है, तो अदर चीजें हो जाएंगी। लेकिन ये सुनीता आ रही है, इसमें ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है लेकिन करता है। क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। और उसकी विभक्ति चिन्ह कभी कभी लगता है और कभी कभी नहीं लगता है, इसलिए इसमें शून्य कर्ता लगा है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह इसमें शून्य काम कर रही है। क्लियर? अब दूसरा समझते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का एग्जाम्पल देखते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को जब आपको लगा रहे तब तो आप क्लियरली समझ लेंगे कि यह कर्म कारक है, लेकिन कभी कभी को कारक चिन्ह नहीं जब लगता है तब दिक्कत होगी। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले मनीष सेब खाता है, यानी शून्य विभक्ति चिन्ह से ही स्टार्ट हुआ है। उदाहरण, मनीष सेब खाता है। अब इसके साथ अगर को लगा देंगे तब भी यह वाक्य बन जाएगा, और को नहीं लगा है तब भी यह वाक्य क्लियर है। क्यों? क्योंकि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। मनीष खाता है, ठीक है, क्लियर, लेकिन खाता क्या है? सेब। जो सेब है बेटा यह हमारा है कर्म। क्या है? कर्म। ठीक। अब इसके आगे को कारक चिन्ह नहीं लगा है फिर भी हम यह पहचान लेंगे कि क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है बेटा उसे ही हम कर्म कहते हैं। क्लियर? दूसरे एग्जांपल में तुरंत को कारक दिख जाएगा आपको। मौसी संतोषी को डांटती है। अब ये देखिए को कर्म कारक की विभक्ति आपके सामने लग गई, तब तो हमको पता चल रहा है ना कि यह कर्म कारक है। क्यों कर्म कारक है? डांटना तो इसमें क्रिया हो रही है, मौसी इसमें करता है, लेकिन इस वाक्य में कर्म प्रधान हो जा रहा है। सिंपल अगर होता मौसी डांटती हैं तो सिंपल इसमें मौसी करता हो जाती, लेकिन मौसी किसको डांटना, क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? संतोषी के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए हमने पहले भी बताया इसके लक्षण में कि क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है उसे ही कर्म कहते हैं। और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को और शून्य कभी कभी दिखेगा और कभी नहीं दिखेगा। बात समझ में आई? अब तीसरा देखते हैं कर्ण कारक। कर्ण कारक से और के द्वारा ये दो विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो कर्ण कारक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। जो से है क्या है? कर्ण का मतलब कहता है क्रिया होने का साधन, क्रिया के होने का साधन। साधन समझते हैं? यानी क्रिया जिसके द्वारा की जाती है, जिससे संपन्न होती है, जिससे पूरी होती है। यानी अब देखिए बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, ये जो से लग गया है ना, तो इस बस के साथ इसका क्लियर पता चल रहा है कि बच्चे किस साधन से जा रहे हैं। बस से जाने का साधन क्या है? बच्चों के स्कूल जाने का साधन क्या है? बस। बच्चे कैसे जा रहे हैं? बस से। क्लियर? अब यहाँ पर के द्वारा भी अगर से हटा करके के द्वारा लगा दें तब भी यह वाक्य क्लियर हो जाएगा। बस बच्चे बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। क्रिया का साधन हो गया, क्लियर पता चल गया आपको। कर्ण कारक किसे कहेंगे? क्रिया को करने का साधन जो होता है उसे ही कर्ण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा। इसमें पता चल रहा है स्कूल जाते हैं, कैसे जाते हैं, किससे जाते हैं? बस से। साधन है जाने का। अगला देखते हैं संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह बेटा को और के लिए। एग्जाम्पल हमने लिखा है रवि ने श्याम के लिए फल लाया। रवि श्याम के लिए फल लाया। को और के लिए दो। संप्रदान का मतलब ये होता है जिसके लिए क्रिया कुछ की जाए या जिसे कुछ दिया जाए। लक्षण में हम आपको यही समझा रहे थे। तो इसमें देखिए इसमें कुछ
किसके लिए क्रिया हो रही है? रवि ने श्याम के लिए। ये जो रवि जो क्रिया कर रहा है, फल लाने की क्रिया किसके लिए कर रहा है बेटा? श्याम के लिए। रवि ने फल लाया, वाक्य क्लियर हो जाएगा हमारा। लेकिन हम श्याम के लिए अगर हटा दें तो भी हमारा वाक्य क्लियर होगा। रवि ने फल लाया, पर किसके लिए लाया? श्याम के लिए कारक चिन्ह भी आ गया और हमें पता भी चल रहा है कि यह क्रिया किसके लिए हो रही है। यानी संप्रदान कारक को और के लिए दो विभक्ति चिन्हों से लगा होता है बेटा, और इसकी पहचान ये लक्षण होता है कि जिसके लिए कुछ क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए। क्लियर? अगला देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से अलग होने के अर्थ में बच्चे बस से उतर गए। अब देखिए यहां बस से, यह बस से बेटा आपको साधन के रूप में काम कर रहा था, लेकिन यही से जब अपादान कारक का है तो यह अलग होने के बोध में दिखा रहा है। ये दोनों को समझ लीजिएगा आप यहीं से। कर्ण कारक साधन के रूप में काम कर रहा है से, और अपादान कारक का से जो है बेटा वो अलगाव के अर्थ में हो रहा है, अलग होने का। क्यों? क्योंकि बच्चे बस से उतर गए, बस से इनका संबंध क्या हो गया? विच्छेद हो गया, संबंध छूटा। यानी बच्चे बस से उतर गए। अब कहां गए? बच्चे बस से उतर गए। क्लियर? से आपको डाउट रहा होगा क्योंकि कर्ण में भी से है और अपादान में भी से है। तो कर्ण का जो से होता है बेटा वो क्रिया के करने का साधन के रूप में इस्तेमाल होता है, और अपादान का जो से होता है वो किसी व्यक्ति या वस्तु के, एक व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का बोध देता है से। अगला देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का की के रारी मैक्सिमम। सीता की साड़ियां धुल गई। साड़ियां कितनी धुल गई? साड़ियां धुल गई वाक्य हो जाता हमारा सिंपल वाक्य, साड़ियां धुल गई। लेकिन किसकी? सीता। अब की हटा दें तो सीता साड़ियां धुल गई वाक्य बनेगा नहीं। ये जो की है हमारा क्या दर्शा रहा है? संज्ञा का अन्य पदों से संबंध दर्शा रहा है। जब भी यह संबंध कारक बेटा लगता है, सीता संज्ञा है, उसका संबंध इन वाक्यों से दर्शा रहा है कि सीता की साड़ियां, साड़ियां किनकी? सीता की धुल गई। और ये ध्यान रखिएगा संबंध कारक में का की के रा री रे यह लगे रहेंगे हर समय, इसलिए इसको पहचानने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगला देखते हैं अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में और पर। इसका लक्षण हमने आपको बताया था कि अधिकरण कारक क्रिया के होने का आधार या स्थान का बोध कराता है। अब देखिए इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर है तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब देखिए पक्षी उड़ना जो क्रिया कर रहे हैं या कहां कर रहे हैं? आकाश में। ये जो में है हमको यह स्पष्ट पता दे रहा है कि कहां? आकाश में, इधर उधर नहीं। पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में, यानी क्रिया के होने का स्थान या आधार यह बताता है हमें अधिकरण कारक। में और पर दोनों लगे रहते हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, अब में की जगह हमने पर लगा दिया तो छत पर खेल रहे हैं। क्रिया खेलने की क्रिया तो हो रही है, पर कहां? छत पर। इसलिए अधिकरण का मतलब ये होता है बेटा, क्लियरली समझ लेंगे आप कि क्रिया के होने का आधार या स्थान जो बताया उसे कर्ण कारक कहते हैं, सॉरी अधिकरण कारक कहते हैं। आठवां देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन का चिन्ह विभक्ति चिन्ह है अरे। हे प्रभु, जब हम कभी विकट परिस्थिति में होते हैं तब तुरंत प्रभु को स्मरण करते हैं। अब जैसे हे प्रभु, यह क्या हुआ? हे प्रभु के वचन। अब दूसरा अरे श्याम तुम आ गए। देखिए संबोधन किया जा रहा है, आश्चर्य प्रकट भी हो रहा है इसमें। अरे कोई मुझे पानी तो पिला दो। ठीक है, इस तरह के वाक्य संबोधन कारक होते हैं। वाह अनीता कितना अच्छा गीत गाती है। ठीक है, इसमें हे अरे अहो वाह ये संबोधन के कारक, यानी जिससे संबोधित करने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ये बातें क्लियर हुई आपको? ओके।